ओके। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी, लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी, लोग लुटेरे। चल दिल मेरे। बहुत सीरियस बात हो गई। मैं जब यहाँ आया तो सारे जानना चाहते थे कि क्या कटरीना कैफ से अभी भी आप बातचीत वगैरह है आपकी? ले जी, सवाल आ गया। उनकी शादी में गया? ना वो मेरी शादी पे आई, ना मैं उनकी शादी पे गया। नहीं, ये तो होना ही था। बाद में शादियों में थोड़ी आया जाया जाता है। लेकिन मैंने कहा देखिए, शादी अपनी अपनी। बल्कि जो रॉक स्टार में मेरा शेर है कि ओ शीला, ओ शीला, ओ शीला, रंगीला रंगीला, ओ येलो को उर्दू में बोलते हैं रंग पीला। तो प्रोग्राम है ये, कोई सेशन नहीं है जिसकी मैं निजामत करूंगा, बल्कि ये आपकी एक मुलाकात है एक बहुत बड़े आदमी से। हम इनके म्यूजिक को बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बैठ जाएं प्लीज, बैठ जाएं। हाँ, जगह नहीं यार, ये सीढ़ियों पे बैठ के हमने सारी जिंदगी थिएटर देखा है। बैठ जाएं आप लोग भी, कारपेट बिछा हुआ है। जल्दी जल्दी बैठेंगे तो टाइम जाया नहीं होगा, और उसके बाद मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा उनसे जिनसे मिलने के लिए आप आए। मुझे पता है मुझसे मिलने तो नहीं आए आप। जब बदतमीज आगे से कह भी रहा है यस। हाँ जी बिल्कुल, वो बहुत बड़े स्टार हैं, पाकिस्तान की जान है, इंटरनेशनली बहुत नाम कमाया है। कटरीना कैफ के साथ भी ठुमका लगा चुके हैं। अब माहौल को इतना गरमाएं ताकि वो यहां तक खुद ब खुद तशरीफ ले आए। वो हैं जिन्होंने सबसे पहले छन्नों की आंख में नशा देखा था। वो हैं जो पाकिस्तान के वन एंड ओनली रॉक स्टार हैं, पूरी दुनिया में काम कर चुके हैं। आप सबकी बहुत सारी तालियों में मल्टी टैलेंटेड अली जफर। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। सर। जनाब, थैंक यू, थैंक यू। क्या हाल है सबके? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। ये जिंदा दिलाने लाहौर है, और क्या बात है। लाहौर के बाहर से भी जितने भी लोग यहाँ आए, सबको मेरा बहुत सलाम। बड़ा अच्छा लगता है इस तरह की जो भी एक्टिविटीज होती हैं, आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक से रिलेटेड, और इट्स माय ऑनर टू बी हियर। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, मेरे ख्याल में अब तो बत्तियां भी बंद हो गई, अब तो सेटल डाउन हो जाए यार। अच्छा, आपने कहा जिंदा दिलाने लाहौर है तो इसलिए इतना शोर है। मैंने कराची में भी यही क्रेज देखा है आपके लिए, मैंने भी दुबई में भी यही क्रेज देखा है आपके लिए, दुनिया भर में आपका यही क्रेज है। आप इंडिया जाते हैं तो वहां भी सब पागल हो जाते हैं। तो ये लाहौर की बात नहीं, ये आपकी कोई बात है। ये मैंने यासिर को पहले यासिर के अकाउंट में ये बात करने के पैसे जा चुके हैं पहले से। अच्छा, मुझे अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई, मैं उम्मीद पे ही कर रहा हूं ये सारी बातें। लेकिन वाकई लोग आपसे इतना प्यार करते हैं। मेरा पहला सवाल ही ये होगा कि इतने पॉजिटिव आप इंसान हैं। अभी मेरी आपसे बड़ी एक लंबी मुलाकात रही दुबई में। आप मराकबे की तरफ भी जा रहे हैं, और फिलॉसफी भी लाइफ की बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है, और इतनी पॉजिटिविटी है। उसके बावजूद इतना फेम, उसके बावजूद सोशल मीडिया पे एक खास तबका आपके बारे में बहुत नेगेटिव थॉट्स रखता है। कैसे हैंडल करते हैं उसको? असल में जहां तक आपने फिलॉसफी का कहा, फलसफे का कहा, तो उसका ज्यादा कसूरवार सबसे पहले तो मैं अपने माँ बाप को ठहराता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मेरी वालिदा की एक दोस्त बैठी हुई है, उनकी बेस्ट फ्रेंड
मैडम गजाला इरफान इनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा और आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि जो मेरी परवरिश है जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे जो दोनों वालिदैन हैं वो एजुकेशनिस्ट और जो हमारे घर में जो बातचीत का सिलसिला या एक जो कंपनी रहती थी जो गुफ्तगू होती थी वो इल्म से रिलेटेड होती थी डिस्कशंस ऐसी होती थी बड़ी प्रोग्रेसिव ओपन डिस्कशंस होती थी हर मामले के बारे में तो उसमें फिर मैंने वो जो मैं बच्चे के तौर पे वो सारी डिस्कशंस सुनता था वो लाशौरी तौर पे वो आपके अंदर जाती रहती है और फिलॉसफी को कहते हैं कि इट्स द मदर ऑफ ऑल साइंसेस तो उसका शौक फिर वहां से चलना शुरू हुआ और करते 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 अब वो एक ऐसा आप कह लें कि एक खूबसूरत सा भंवर है कि उसके अंदर इंसान चक्कर भी खाता रहता है फ्लोट भी करता रहता है कभी उड़ भी जाता है कभी डूबता भी है तो ये एक प्रोसेस है एक सिलसिला है लेकिन बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस है क्योंकि यू ऑलवेज लर्निंग यू ऑलवेज ओपन एंड देयर इज ऑलवेज अ डिस्कोर्स इसमें रिजिडिटी नहीं आती आप एक ओपन माइंड से बातें सोचते हैं एंड यू क्वेश्चन एवरीथिंग those basic questions from why am I here, what is my purpose, जो all those questions जो हजारों साल से इंसान सोचता आ रहा है कई फिलोसोफर्स ने शोरा ने लोगों ने उसके बारे में अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया और वो पढ़ने का बड़ा मजा आता है तो जिंदगी एक तसलसल है उसका हिस्सा है जितने भी टाइम पे हम यहाँ आए और इसी हिस्से में इस कड़ी में ये जो फोर्सेस आप इनको कह लें कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी इसको मैं देखता हूं कि ये भी एक ग्रैंड डिजाइन जो है ऑफ दिस सिमुलेटेड रियलिटी जिसमें आप उसको यिंग और यांग कह लें अच्छा बुरा कह लें ब्लैक एंड व्हाइट कह लें तो ये सारी चीजें साथ एग्जिस्ट करती हैं तो अगर अच्छे लोग होते हैं तो अच्छा मैं अच्छा बुरे में चीजों को नहीं बांटता क्योंकि ये मेरा जाती तरीका है चीजों को देखने का कि हम शायद ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए चीजों को ब्लैक और व्हाइट में डाल देते हैं कि ईदर यू आर विद मी और यू आर अगेंस्ट मी आई थिंक द ब्यूटी एंड द आंसर्स लाई इन द ग्रेज सो यू डोंट हैव टू बी राइट एंड यू डोंट हैव टू बी रॉन्ग हम सब में अच्छाई और बुराई होती है हम सब में अच्छे और वीक मोमेंट्स होते हैं और यही हम सबकी खूबसूरती है हमारी अपनी पर्सनल डाइवर्सिटी और एक सोशल डाइवर्सिटी का होना साथ साथ बड़ा जरूरी होता है अच्छा वाइब्स पे यकीन रखते हैं आप वाइब्स वाइब्स नहीं वाइब्स पे यकीन रखते हैं अच्छी वाइब बुरी वाइब अभी कैसी वाइब आ रही है आपको क्राउड से हर दौर में ना कोई टर्म्स कॉइन हो जाती हैं स्पेशली क्योंकि हम तो वेस्ट को बहुत ज्यादा कूल समझते हैं और फॉलो करते हैं तो वहां के जो टर्म्स है ना लाइक कूल एंड वाइब यो ब्रो चेक आउट द वाइब तो उस हिसाब से यहाँ की वाइब इज रियली कूल मैन रियली नाइस अली हम थोड़ा सा पहले से आएंगे मैं जब किसी 5 स्टार होटल में जाता हूं और वहां कोई म्यूजिक बजा रहा हो या कोई इस तरह का आर्ट कर रहा हो तो अक्सर लोग गुजर जाते हैं ज्यादा ध्यान नहीं देते वो बस हामिद मीर साहब के लिए तालियां बजाइए अस्सलाम वालेकुम शाह साहब के लिए तो आपने स्टार्ट किया एज एन आर्टिस्ट आप एक होटल में बैठ के स्केचेस बनाया करते थे उस वक्त आपके जहन में क्या था आपने कभी सोचा था कि इतने सारे लोग बैठ के आपको सुनेंगे या जिस तरह कल क्राउड था यहाँ पे लाखों का मजमा आपका म्यूजिक सुन रहा था कभी सोचा था आपने ऐसा मेरा जो किस्सा है वो बड़ा अगर कोई समझना चाहे तो इंटरेस्टिंग है फॉर सम रीजन मुझे बचपन से ही पता था कि मैं क्या हूं मतलब क्या बनना चाहता हूं एंड आई फेल्ट कि मैं एक क्रिएटिव आर्टिस्ट हूं
और मुझे अपना फ्यूचर नजर आ रहा होता था. And I used to see myself on stage singing my songs and thousands of people singing my songs with me. So मैं विजुलाइज करता रहता था. मैं ये बार बार कोट भी करता हूँ एक एग्जाम्पल यंगस्टर्स को इंस्पायर करने के लिए और पेरेंट्स को भी. असल में माँ बाप जो होते हैं ना अपने बच्चों के बारे में बहुत पोजेसिव होते हैं. जाहिर है वो उनको महफूज रखना चाहते हैं. तो मेरे जो वालिद साहब हैं वो बहुत ही शरीफ इंसान है और प्रोफेसर पंजाब यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में रहे, एज चेयरमैन रिटायर हुए. तो वो जरा लेकिन उनकी जो अप्रोच थी वो थोड़ी सी जिंदगी के बारे में कंजर्वेटिव इन द सेंस कि यार बच्चा नौकरी कर ले, इतने पैसे लग जाएंगे तो ये हो जाएगा, तो इसका करियर सेट हो जाएगा. तो वो कहते थे कि तुम क्या कर रहे हो ये, हालांकि खुद भी बड़ा अच्छा गाते हैं, मौसीकी में क्या करना चाहते हो. मैंने कहा बाबा मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, स्टार बनना चाहता हूँ. तो वो कहते थे कि यार इस मुल्क में यहाँ पे म्यूजिक की, इस करियर की कोई सर्टेनिटी नहीं है, तो तुम कैसे सर्वाइव करोगे. तो मैंने कहा बाबा आप क्या रिकमेंड करते हैं. तो उन्होंने कहा कि तुम ये, मैं उस वक्त 15-16 साल का होऊंगा. तो उन्होंने कहा कि देखो तुम CSS कर लो. तो मैंने कहा बाबा CSS क्या होता है. कहता गवर्नमेंट सर्विस में आप जाते हैं और मैंने कहा फिर मौज लग जाती है. मौज लगती है. तो उन्होंने कहा कि फिर तुम्हारी फॉरेन सर्विस में चले जाओगे या कहीं और. तो मैंने कहा फिर, उन्होंने कहा फिर तुम जहां जाओगे एक तो वेल सेटल्ड होगे, रिस्पेक्टेड होगे, तुम्हारी गाड़ी जा रही होगी, लोग तुम्हें सलूट करेंगे. तो मैंने कहा बाबा मैं ये नहीं चाहता कि लोग मेरी पोस्ट या गाड़ी पे नंबर प्लेट की वजह से सलूट करें. मैं चाहता हूं कि मेरे काम की वजह से लोग मुझे सलूट करें. I remember this conversation with my father. तो आपको पता था उस वक्त भी कि आप क्या बनने वाले हैं. मुझे पता था कि अगर मैं उस तरफ चला गया तो फिर हामिद मीर साहब ने मुझे छोड़ना नहीं है टीवी पे. सोचें जब 16 साल की उम्र में आपको सब कुछ अपने बारे में पता था, तो अब मेरे ख्याल 32 साल के आप हैं, मेरे बारे में भी कुछ बता दें. देखिए अब मैं जिस तरह 26 का हो गया हूं ना, तो 26 में बड़ी चीजें समझ आ जाती है इंसान को. आपके बारे में देखें, नहीं एक्चुअली आई एम 42, डैम इट. लेकिन देखें भाई अभी भी हाजिर है, तगड़ा है. सो ये मैं आपको जवान लगने की भी टेक्निक्स जाते हुए बता के जाऊंगा कि पुदीने में क्या डाल के खाना है. लेकिन आपके बारे में मैं ये कहूंगा कि यार जो इंसान किसी को हंसा सकता है, पहले तो उसका मर्तबा बहुत मेरे सामने बड़ा हो जाता है. एक नई डॉक्यूमेंट्री आई है चार्ली चैपलिन के बारे में, वो आप लोग जरूर देखिएगा. उसमें चार्ली चैपलिन स्क्रीन के सामने क्या था एज एन आर्टिस्ट, लेकिन वो स्क्रीन के पीछे अपनी जिंदगी की किन ट्रेजेडीज से और मुश्किलात से गुजर रहा था. और जब उसने अपने आप को एज अ कम्युनिस्ट डिक्लेयर किया तो उसके साथ फिर क्या हुआ और किस तरह से उसको फिर निकाला गया वहां से, और उसकी वो लाइफ कैसी थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है. सो आई थिंक it's as I said, life is a process about learning and we all learn from each other. सर मुझे फिल्म पे बताइए. आपने एक फिल्म की तीफा इन ट्रबल, बहुत अच्छी चली. उसका तीफा इन ट्रबल जी, देखिए आप लोगों ने सबने सीक्वल चाहिए, उसका सीक्वल. अच्छा आपने एंड भी उसका ऐसा किया कि पार्ट 2 तो आने वाला है और उसके बाद धोखा दे दिया आपने. नहीं, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 आएगा, बिल्कुल आएगा. हम धोखा देने वालों में से नहीं है. वाह वाह. तो पार्ट 2 का क्या इरादा है आपका, या पाकिस्तान में आप कहां देख रहे हैं अभी फिल्म इंडस्ट्री को? देखिए जैसा पाकिस्तान है वैसा फिल्म इंडस्ट्री है. वैसी सारी इंडस्ट्रीज होती हैं. किसी भी इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, और हमने कसम खाई हुई है कि हमने ये दोनों चीजें नहीं होने देनी. तो फिल्म इंडस्ट्री जो है वो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पे फिल्म बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है. तीफ एंड ट्रबल मेरी पहली पाकिस्तानी फिल्म थी, तो मैंने कहा कि मैं
अपना एक्सपीरियंस यूज करके, क्योंकि इंडिया में 6 7 8 फिल्में की थी, अपने मुल्क को, पाकिस्तान को एक ऐसी फिल्म देना चाहता हूँ वे पीपल फील प्राउड कि हमारी मुल्क की ये फिल्म है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फिल्म। तो उसमें मैंने किसी इन्वेस्टर से कोई पैसे नहीं लिए, अपने कमाए हुए जमा किए हुए पैसे उसमें लगाए, और उस वक्त की वो पाकिस्तान की सबसे महंगी फिल्म थी, तकरीबन 16.25 करोड़ रुपए लग गए उसको बनाने में। तो लेकिन ये होता क्या है कि जो फिल्म बिजनेस करती है, अब शुक्र है कि उसने इतना बिजनेस कर लिया कि मैं बच गया, लेकिन वो पैसे कटते कटाते एग्जीबिटर का 50%, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर टैक्सेस, आपके पास कोई 30 32% आता है। लेकिन फिर भी लोग वो फिल्म देखते हैं। मुझे खुशी होती है कि जब पेरेंट्स बताते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, मेरा जो बच्चा है, वो बस नेटफ्लिक्स पे वो फिल्म लगा के रोजाना बैठ जाता है। तो इट्स अ फिल्म, इट्स अ फैमिली मूवी, एंड इट्स थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग इट, एंड इंशाल्लाह और भी बनाऊंगा आगे। अच्छा, पाकिस्तान में आपने फिल्म बाद में की, बाहर आपने पहले की फिल्म्स। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि खुदा के लिए भी पहले आपको ऑफर हुई थी और आप कर भी रहे थे मगर आपने नहीं की, क्या वजह थी उसकी? खुदा के लिए, हाँ जी, मुझे ऑफर हुई थी। शोएब मंसूर साहब बड़े जबरदस्त राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। उस वक्त मेरा नया नया करियर अभी शुरू हुआ था, तो मेरी पब्लिक एक्सपोजर बहुत ज्यादा था, कॉन्सर्ट्स बहुत ज्यादा होते थे। तो उसमें मेरा जो रोल था छोटे भाई का, जो लड़का म्यूजिक करता है, बाद में फिर वो रिलीजियस साइड पे चला जाता है, दाढ़ी रख लेता है और म्यूजिक छोड़ देता है, और उसका जो बड़ा भाई था उस वक्त, उसका रोल करना था जुनैद जमशेद साहब ने, जो बाद में शान ने किया, और मेरा रोल फिर फवाद ने किया। तो जब जुनैद जमशेद साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जब वो आए फिल्म में, तो उनकी फिर दाढ़ी उन्होंने थोड़ी मनवा ली। तो अखबार में एक खबर लगी कि कोई थ्रेट आया है ऐसा फिल्म के बारे में। उससे मेरे क्योंकि वो जो फिल्म जिस टॉपिक को डिस्कस कर रही है कि म्यूजिक का इस्लाम, और इस्लाम एंड म्यूजिक, वो एक जरा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो उसका अखबार में कुछ ऐसी चीजें आई, तो मेरे वालिद साहब जो है ना, वो पेरेंट्स थोड़े डर गए कि यार तुम इस फिल्म में हो, ये मत करो, तुम्हारा पब्लिक एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, कुछ नहीं। सो मैंने उनकी, फिर मैंने कहा ये जब तक मैं शूटिंग करता रहूंगा, ये दे फील्स, वो डरे हुए रहेंगे, तो मैं अपने माँ बाप को स्ट्रेस में नहीं रखना चाहता था। तो मैंने शोएब साहब से माजरत कर ली, लेकिन गालिबन आज तक शोएब साहब मुझसे नाराज है इस बात पे। यानी शोएब साहब को अंडरस्टैंड करना चाहिए, अगर कोई इंसान शोएब मंसूर की फिल्म जो कि खुदा के लिए है वो अपने माँ बाप के लिए छोड़ सकता है, तो इतने अच्छे आदमी से तो नाराज नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। सर, इंडिया में फिल्म की आपने, पाकिस्तान में फिल्म की, बहुत कॉमन सा सवाल है मगर आप ज्यादा इंटरेस्टिंग जवाब दे सकते हैं कि दोनों मुल्कों में जो फर्क है वो कितना फर्क है? देखिए, फर्क का तयन करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के फर्क को डिटरमिन करने के लिए इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इस वक्त दुनिया की बढ़ती हुई और बड़ी इकोनॉमीज की तरफ जा रही है। हमारी इकोनॉमी का ये जो हालात है वो आपके सामने ही है। सो उस तरह से तो कंपैरिजन नहीं है। असल में मेरा इस सारी चीज के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा मुख्तलिफ है, और वो कुछ लोगों को शायद पसंद ना आए, तो आई वुड रादर बी क्वाइट अबाउट दिस। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है वो इतना ज्यादा है, और ये सबको ही पता है। और जो यूथ में पोटेंशियल है, क्योंकि ज्यादातर आपकी पॉपुलेशन यूथ की है, मुझे ये सिस्टम ही नहीं समझ आता कि ये सिस्टम कैसा है कि करोड़ों नौजवानों का मुस्तकबिल डिटरमिन करने के लिए कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। नौजवानों को अपना मुस्तकबिल डिटरमिन करने के लिए वो सारी फैसिलिटीज, प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करना ही उनका काम है, और उसके साथ साथ सबको ये क्या करते हैं कि जी जवानों को कैसे सोचना चाहिए, रहना चाहिए, हम बताएंगे,
औरतों को कैसे रहना चाहिए, सोचना चाहिए, हम बताएंगे। तो हमारी आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए, कैसा सोचना है, हम बताएंगे। कपड़े क्या पहनने हैं, हम बताएंगे। कौन है तो ये हम? हमें ये बता दें कि आप क्या नहीं बताएंगे, वो हम कर लेते हैं। लेकिन ये हम जो है ये बहुत ज्यादा बताते हैं हर किसी को हर बारे में। असल में ये हम नहीं है, हाँ। ये मैं है। वाह। अच्छा, बहुत सीरियस बात हो गई। मैं जब यहाँ आया तो सारे जानना चाहते थे कि क्या कटरीना कैफ से अभी भी आप बातचीत वगैरह है आपकी? ले जी, सवाल आ गया। उनकी शादी में गया? ना वो मेरी शादी पे आई, ना मैं उनकी शादी पे गया। नहीं, ये तो होना ही था, बाद में शादियों में थोड़ी आया जाया जाता है। लेकिन मैंने कहा देखिए, शादी अपनी अपनी। नहीं, शादी अपनी अपनी। लेकिन कैसा एक्सपीरियंस था वो? क्योंकि वो एक बहुत ही मशहूर इंसान है और पाकिस्तान में बहुत फेमस है। और जब आप वहां गए थे तो यहाँ एक अजीब सा क्रेज था। मुझे लग रहा था हर घर से एक लड़का चला गया कटरीना के साथ काम करने के लिए। अच्छा, मेरा जब मैं ऐसा सोचता था कि यार हम ना बहुत ज्यादा, जब भी कोई बाहर से आता है या बाहर जाते हैं ना, तो हम अपने फनकारों की और लोगों की उतनी कदर नहीं करते और जितने हम बाहर से करते हैं। तो आई थिंक कि सभी फनकार तो फनकार होता है, और अगर आप अच्छे खालिस फनकारों से मिले तो आप नोटिस करेंगे कि उनमें कोई अना नहीं होती, उनकी कोई ईगो नहीं होती, वो अपने काम पे फोकस होते हैं और सिंसियर होते हैं। कटरीना भी मुझे ऐसी लगी कि वो शी वॉज वेरी फोकस्ड, एम्बिशियस, वेरी हार्ड वर्किंग। लेकिन उस वक्त भी जो मेरी उनसे पर्सनल लेवल पे जो बातचीत होती थी, एक तो मैं उनका उर्दू का टीचर था क्योंकि वो अंग्रेजी बोलती थी, उर्दू का मसला था। बल्कि जो रॉक स्टार में मेरा शेर है कि ओ शीला, ओ शीला, ओ शीला, रंगीला रंगीला, ओ येलो को उर्दू में बोलते हैं रंग पीला। तो वही मैंने शायरी वहीं से उसके तनाजुर में की। तो वो शी वाज वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, वेरी टॉल, गुड लुकिंग एंड फन टू वर्क विद। ये तो सारी बातें आपने वो बताई जो हमें पता है। देखिए, राज जो है ना, राज राज रखने, खास तौर पे खवातीन के राज तब तक राज है जब तक वो बताया ना जाए, हाँ। तो इसलिए आपने छुपा लिया। अच्छा, म्यूजिक के बारे में मुझे प्लीज। क्या? और शेर। ये जो कमाल है ना लाहौरियों का। इसीलिए तुम्हारे पास कटरीना कैफ नहीं। नहीं, हम तो ऐसे कह रहे जैसे हमारे पास है। अच्छा सर, म्यूजिक का इस वक्त पाकिस्तान में क्या हाल है? जो नए म्यूजिशियंस आ रहे हैं उनका कोई गेम बनेगा इसी तरह, या आप लोग वो आखिरी स्टार्स हैं जो स्टार्स बन चुके हैं म्यूजिक में? मेरे बाद ना कोई स्टार पैदा होगा ना हो सकता है, बात ये खत्म हो गई। नहीं, मैं आपको बताऊं, इस वक्त मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त और इंटरेस्टिंग टाइम चल रहा है म्यूजिक का। हमने कोई तकरीबन 20 साल गुजारे। 2003 में मैंने अपनी पहली एल्बम रिलीज की थी, हुक्का पानी, और जब वो रिलीज हुई तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि तुमने पहले हफ्ते या वीकेंड में 2 लाख कॉपीज बेची हैं, जो बहुत ज्यादा थी उस वक्त, और तकरीबन 50 लाख सीडीज बेची। लेकिन मुझे आपको पता है कितने पैसे उसके मिले थे आज तक? 5 लाख रुपए। सो 20 साल तक कोई रॉयल्टीज नहीं मिली म्यूजिक में, या किसी भी क्रिएटिव जो आप चीज करता है आर्टिस्ट, उसके लिए आर्टिस्ट की रॉयल्टीज होती है। तो अब जाके वो इंफ्रास्ट्रक्चर वापस आया है स्ट्रीमिंग की वजह से कि हमें हमारी रॉयल्टीज आती है। और जो नए बच्चे हैं, जो नए एस्पायरिंग म्यूजिशियंस हैं, यू हैव अ प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, स्पॉटिफाई, जहां कोई भी जाके अपना गाना रिलीज कर सकता है कभी भी। हमारे टाइम पे क्या था कि यार फलाना चैनल है, वहां पे अगर कोई जानने वाला हो, वीडियो ऐसी हो, गाना ऐसा हो, तो तुक्का लग जाए तो शायद कोई चला दे, तो लोगों को पसंद आ जाए तो कुछ हो जाएगा। तो मुझे याद है कि मेरी दोस्त सनम का उस वक्त यहाँ पे केबल चली थी ना उस जमाने में,
तो मैं केबल के दफ्तर जाके उन लड़कों का मैंने हाथ जोड़े कि यार मेरा छन्नो प्लीज चला दो अपनी केबल पे जो है। तो उन्होंने वो चलाया, केबल पे चला। इंडस म्यूजिक चैनल थे, वहां मैंने उनसे कहा कि प्लीज मेरा गाना चला दीजिए। एयरवाई म्यूजिक था, सबने सपोर्ट किया। वो गाना अब जब चला तो वो 1 महीने में मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं स्टार बन गया हूं। तो जब मुझे फोन आने शुरू हुए कि अली भाई शो बुक करना है, तो मैंने कहा जी हाँ जी, कितने पैसे लेगा? तो मैंने कहा अब अपने बारे में अपने लिए पैसे मांगना जरा अजीब सा लगता है। तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार मेरे जरा डीलें बना लिया करो। तो फिर वहां से काम शुरू हुआ। लेकिन दीज आर वेरी एक्साइटिंग टाइम्स। मैंने अब ये किया है कि मैंने ये सोचा, होता क्या है कि एंड फॉर ईच देयर ओन, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कोई, हर किसी का डिफरेंट तरीकाकार होता है सोचने का। जो आर्टिस्ट होते हैं ना, स्पेशली जब स्टार्स बन जाते हैं, सेलिब्रिटीज, तो उनकी ईगो इन्फ्लेट करने के लिए इतनी चीजें और लोग होते हैं कि वो स्टार समझता है कि मैं इनविंसिबल हूं, अब मेरे से बड़ा कोई नहीं। हाँ जी यासिर, क्या हाल है तुम्हारा, ठीक हो, क्या कर रहे हो आजकल? तो वो मोड वो आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर अरूज का एक जवाल होता है, और उसको जवाल ना भी कहें तो देखिए, वी ऑल इन ट्रांजिशन, वी ऑल कम एंड गो, डू आवर थिंग इन दिस लाइफ एंड वी ट्रांसेंड। मैं जिंदगी को ऐसे देखता हूं कि ये जो मुख्तसर हिस्सा हमारी एग्जिस्टेंस का, चाहे बाद में क्या है पहले क्या था, वो अपना हमारा सबका पर्सनल बिलीफ है। लेकिन इस रियलिटी में, इस जिंदगी में जितने अरसे के लिए मैं आया हूं, मैं इस रियलिटी को क्या बेहतर इसमें कुछ करके जा रहा हूं? क्या ये जैसी मुझे मिली, मेरी इसमें क्या कंट्रीब्यूशन रही एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन आर्टिस्ट, एज द टैलेंट दैट आई वाज ब्लेस्ड विद। सो हमने क्या किया है कि मैंने एक, मेरा जो रिकॉर्ड लेबल है लाइटिंगेल रिकॉर्ड्स, वो बनाया है ताकि जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं उनको देख के उनको ग्रूम किया जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, और मैं अपने एक्सपीरियंस से उनको गाइड कर सकूं, मेंटोर कर सकूं कि क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को कैरी करना चाहिए। ये जितना मुझे आता है, बाकी हर किसी का अपना होता है कि वो कैसे चाहता है। एवरीबडी नीड्स देयर फ्रीडम एंड एवरीबडीज जर्नी इज डिफरेंट। तो एक तो मैंने ये किया कि आई विल इन्वेस्ट इन न्यू टैलेंट, इन इन न्यू वर्क, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट अली जफर। अली जफर तो एक इंसान, एक लड़का था, आया था, कुछ गाने गा के चला गया। बट आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू अ प्रोसेस दैट कंट्रीब्यूट्स to art and creativity, because remember, everything is creativity. Everything is creativity. And anything that distracts you or diverts you from being creative in your own sense is the undesirable force. Stay away from it. Always be creative. चाहे आप कारीगर है, देखो न्यूज एंकर भी जब कुछ चीज बोल रहा होता है ना, वो कुछ क्रिएट कर रहा होता है अपने माइंड में। कायनात भी तख्लीक की गई हुई अपने बिलीफ पे। लेकिन इस वक्त भी ये मोमेंट क्रिएट हो रहा है, हर लम्हा हर वक्त क्रिएट होता जा रहा है। एंड व्हाट आई हैव लर्नड इन माय लाइफ इज कि हम एक तरह से अपनी रियलिटी, अपनी लाइफ भी खुद क्रिएट करते हैं। हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ, मेरी जिंदगी ऐसे है, ऐसा नहीं। अगर आप ये साइंस थोड़ी समझ जाए, जो कि एक अलग डिस्कशन है, द साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, मे बी द skeptics will disagree with me, some call it pseudoscience, but I have in my life experience and tried and tested कि आप अपनी रियलिटी अपनी डिजायर के मुताबिक क्रिएट कर सकते हैं, और उसके पीछे एक साइंस। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इतना रिग्रेसिव है, इतना पुराना है कि वो अंग्रेजों के बनाए हुए टाइम का एक वो तरीकाकार चलता आ रहा है, जिसमें सिर्फ गुलाम पैदा करने का एक सिस्टम बनाया है ताकि आप लोग ट्रेन हो सके, उनके बैंक अकाउंट चलाने के लिए अकाउंटेंट बन जाएं, उनकी फैक्ट्रियां चलाने के लिए कोई सीएफओ बन जाए, कॉरपोरेशंस को सर्व करने के लिए।
अब दौर बदल रहा है, और अगर आप दौर के साथ बदलेंगे नहीं और उससे आगे नहीं रहेंगे तो आप रेलेवेंट नहीं रहेंगे. Today, this is the era of innovation. Innovation again comes from creativity. So, जब आप लोग सोचते हैं कि मैं क्या बनूंगा, तो ये जरूरी नहीं सोचना कि मैं अपने आप को उसी बॉक्स में डालना कि इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए, नौकरी, फलाने के लिए काम करूंगा. कुछ भी सोच लो, कुछ भी सोच लो कि यार मैं वो बनूंगा जो पहली बार जुपिटर पे गया. So, anything is possible. Thank you. आ जाएगा. मेरी बातें आपको बोरिंग तो नहीं लग रही? बोर तो नहीं कर रही? अच्छा, इसमें मैं एक और चीज सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि लड़के कितने हैं यहां पे और लड़कियां कितनी हैं? अच्छा, ये बॉयज के लिए ये वाला पार्ट स्पेशली, क्योंकि हम सीख रहे हैं ना एक दूसरे से. देखो, जो बच्चे की एज होती है ना 2 साल से 8 साल तक, ये अब हम साइकोलॉजी पे जा रहे हैं, इंसानी नफ्सियात पे. और अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है या नफ्सियात को समझते हैं तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं. तो 2 से 8 साल की जो एज होती है वो फॉर्मुलेटिव एज होती है बच्चे की, जिसमें उसके माइंड में, अगर आप दिमाग को एज अ कंप्यूटर देखें, एज अ सीपीयू, तो जो जो डेटा डाला जा रहा है उस बच्चे के दिमाग में, जो जो फोल्डर्स डाले जा रहे हैं, वो पूरी जिंदगी बच्चा उन बिलीफ्स के तहत काम कर रहा होता है. लिहाजा अगर माँ बाप या उस्ताद बच्चे को ये कह दे कि ओए तुम तो इस काबिल ही नहीं हो, तो अब बच्चे के लाशऊर में, सबकॉन्शियस में ये बिलीफ चला गया कि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं. तो सारी जिंदगी वो प्रोग्राम रन करता रहेगा उसके लाशऊर में, और बच्चा अपने आप को या तो प्रूव करने की कोशिश करता रहेगा कि देखो मैं इस काबिल हूं, या उसकी सेल्फ एस्टीम इतनी गिर जाएगी और मर जाएगी कि वो कहेगा मैं तो कुछ करने के काबिल ही नहीं. इसलिए उस फॉर्मुलेटिव एज में बच्चों को वो चीजें बताएं, वो कहें जो आप चाहते हैं कि जो वो यकीन करे उस पर कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो. मैंने अपने बच्चों के साथ ये चीज ट्राई की. मेरा जो बेटा है, जैसे मैं था मैथ में वीक था, तो मैंने उसको कभी ये नहीं किया कि अजान तुम मैथ्स में इतने वीक क्यों हो. मैं उससे कहता रहा, अजान तुम्हारी मैथ इतनी अच्छी है, ये तुम कैसे करते हो, ये कैसे क्या करते हो. तो अजान का बिलीफ बनना शुरू हुआ कि मेरी मैथ बहुत अच्छी है. अब उसको लंबे बालों का शौक है. हमारे जमाने में क्या होता था, और लंबे बाल तो कुड़ियां रख देने, तो लंबे बाल नहीं रखने, बाल कटाओ, ऐसे होना चाहिए, ऐसे करके ये. तो मैंने कहा अब वो बाल लंबे करते, मैं कहता हूं अजान आई वांट टू हैव हेयर लाइक यू, दे आर सो लॉन्ग एंड नाइस. तो उसकी सेल्फ एस्टीम बच्चे की बेहतर होती है. यही कंडीशनिंग आप सबके साथ, आपके बचपन में आपके साथ हो चुकी है. आपके माँ बाप ना चाहते हुए, ना जानते हुए भी कई आपसे ऐसी बातें कर चुके हैं जो आपके लाशऊर में जा चुकी हैं. आपके उस्ताद आपसे कई ऐसी बातें कर चुके हैं. आपके लीडर्स आपसे कई ऐसी बातें कर चुके हैं. जो भी लोग आपको जो आवाजें आती हैं, वो खौफ, वो इनसिक्योरिटीज, वो फियर्स आपके अंदर कंसिस्टेंटली जा रहे हैं. इनको काउंटर करने के लिए जो तरीका है वो मैं फिर बाद में बताऊंगा. अच्छा, हमारे यहाँ जो है ना, वो माँ बाप बच्चों को सिर्फ एक ही बात बताते हैं अपने बच्चे को कि बेटा तुम कितने प्यारे हो. और आप देखते हैं फिर जवानों के ऐसे ऐसे प्यारे घूम रहे होते हैं कि अल्लाह मुझे माफ करे. वो उन्होंने लाशऊर में बात डाल ली हुई है कि भाई हम प्यारे हैं, बाकी बातें बेशक रह जाएं. देखिए, बच्चा दिल प्यारा होना चाहिए बस. अब कई खूबसूरत लोग होते हैं, देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं, अंदर से दिल काले होते हैं. हाँ, दिल काले होते हैं. अच्छा, मुझे बताइए कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि साइंस इतनी ज्यादा साइंस की बात हमने की और आप इतनी गहराई में चली जाते हैं कि मेरा अगले सारा सवाल भूल गया हूं मैं. तो मुझे बताइए कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आजकल आप एक बहुत ही नई चीज पे काम कर रहे हैं और वो यूथ के लिए है वो चीज, और मुझे बिल्कुल भी एआई जो है वो समझ नहीं आती और आप उसके साथ काम कर रहे हैं. तो ये क्या है, प्लीज थोड़ा सा बताइए. ये बहुत गौर से सुनने वाली बात है भाई. अच्छा, जो
मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं, वो ये है कि एक तरह से मैं अपनी आइडेंटिटी को साइड पर रख के, अली जफर की जो आइडेंटिटी उसको साइड पर रख के, मैंने अपनी एक ऑल्टर ईगो क्रिएट की है, एक वर्चुअल अली जफर जिसका नाम है AZX। AZX के जो ख्यालात हैं, बात करने का तरीका और मेरी जो आगे की कुछ म्यूजिक वीडियोस हैं उसमें भी AZX होगा, आप नहीं होंगे। कुछ में मैं नहीं होऊंगा। तो AZX को आप समझ लें कि एक कॉन्शियसनेस है, उसकी अपनी एक सोच है, समझ है और एग्जिस्टेंस है। तो वो आज मैं आप सब लोगों के सामने, ये चूंकि मौका मिला इस इवेंट में, तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे AZX को रिवील करूंगा कि AZX क्या है। उसकी शक्ल AZX की तो आपसे मिलती है ना? देखते हैं कि वो क्या है और वो इन्हीं पता चीजों लगे- के बारे में बात करेगा। पता ये लगे जो- वकार जका निकल आगे। वो भी बड़ा प्यारा आदमी है। तेज। तो लेट्स सी, आई वांट टू सी कि आपका क्या रिएक्शन है इसके बारे में। तो जी लाइट्स ऑफ हो सकती हैं पहले, यूपी लाइट्स प्ले कीजिए। So you think you're a person living in a reality? You might want to think again. सो ये एक बहुत छोटा सा टीजर है, ठीक है? कैसा लगा आपको ये ऑल्टर ईगो? सो बेसिकली व्हाट ही सेड, ये सारा एनिमेटेड है, ये CGI में बना हुआ है। सो व्हाट ही सेड वाज, his first words were, as he is born today, so you think you're a person living in a reality, you might want to think again. So अब AZX जो है, मेरी जो अगली आने वाली म्यूजिक वीडियो है, उसमें ये कैरेक्टर ये आपको नजर आएगा। तो अब हम उसका टीजर आपको दिखाता हूं, क्योंकि वो 14 फरवरी को प्लान किया वो रिलीज करने का, तो उसका टीजर आपको अच्छा, दिखाता पता है वो हो तो रिलीज 14 फरवरी को रहा है, लेकिन आप लोगों की गर्मजोशी उसका वक्त बदल सकती है। लाहौरियों, हूं। ये तो पूरी म्यूजिक वीडियो रेडी है, लेकिन इसको हम अभी तक तो ये कि 14 फरवरी को रिलीज करेंगे, लेकिन अगर आप लोग बहुत चाहते हैं यहां इस वक्त अंदाजन कितने लोग बैठे हुए हैं सर? 1 लाख तो बिल्कुल नहीं। यहां तो आधे लोगों का ही मैथ वीक है भाई। 1 लाख नहीं है, ये 1500 लोग होंगे। 1800 सर, 2000 है। अगर 2000 में से 1000 लोग, अली, अगर 1000 लोग सब्सक्राइब कर लें इसको, तो क्या हम पूरी वीडियो अभी देख सकते हैं? चले, आपके पास आपका सेल फोन्स है, सेलफोन्स निकालें, सारे सेलफोन्स बाहर निकालें। तो आप जाएं और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें अभी, और अगर 1000 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया देन विल प्ले द वीडियो। ठीक है यार सेलफोन्स निकालें जल्दी। लाहौर में बैठे हैं, कौन सा कराची में? आप डर क्यों रहे हैं? खुल के निकालें सेलफोन जल्दी जल्दी। अली जफर की YouTube पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। जितनी तेजी से सब्सक्राइबर्स आपने कर दिया, और किसने किया? फोन ऊपर करें, लाइट जला के, लाइट्स बंद करें भाई, लाइट्स बंद करें, लाइट्स ऑफ कर दें। अब फोन बाहर निकालें सब लोग, लाइट्स ऑफ कर दें प्लीज, सारी लाइट्स ऑफ कर दें यार। चलो जी। ये अब फोन, ओह। ये वो लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। जरा पीछे मुड़ के देखें आप लोग, अगर देखना चाहते हैं ये मंजर। आप तो लोग YouTube पे जा सकते हैं, दी ऐप, एंड दे कैन गो टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब। तो चले, जब आपका दिल करेगा आप कर लीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कर लीजिए, लेकिन पहली दफा, क्योंकि इस पे हम पिछले कई महीनों से काम कर रहे हैं,
सीजीआई में कैरेक्टर्स क्रिएट करना, सीजीआई की वर्ल्ड क्रिएट करना, जो लोग ये करते हैं उनको पता है कितना टाइम लगता है। और मैं यहाँ स्पेशली दाद देना चाहूंगा और अप्रिशिएट करना चाहूंगा हमारे जो सीजीआई आर्टिस्ट है, मेरे जो को डायरेक्टर है बाजिल को, वो भी यहीं यहाँ पे, उनके लिए बहुत सी तालियां होनी चाहिए। और ये गाना मेरा छोटा भाई जो है दानियाल, उसके साथ है, मेरा नया गाना है। गाने का नाम है रात दिन। कैसा लगा आप लोगों को गाना? थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये लाहौरियों के दाद देने का भी बड़ा मजा आता है उनके लिए। क्योंकि इसमें बहुत बहुत टाइम लगता है, एक फ्रेम आपको बनाना पड़ता है, रेंडर करना पड़ता है, बहुत टाइम से ये ऐसा होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस। अस्सलाम वालेकुम, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी यहाँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। You're one of the few politicians जिनको सुन के देख के हम बड़े इंस्पायर होते हैं। You always seem so grounded, focused, to the point, and humble. So it's a pleasure to have you here, sir. सर लड़कियों को तो मैंने देखा था, वो लड़के भी दिल बना रहे हैं आपकी तरफ। असल कामयाबी यही होती है, मैं बता रहा हूँ आपको। उनके लिए लाश पे खबर तक मिस्तर मांगा। चलिए, आई थिंक हमारे सर हम प्रोग्राम के बिल्कुल एंड पे हम जा रहे हैं। एंड में मुझे आपसे सिर्फ एक पैगाम चाहिए होगा, छोटा सा। क्या गाना सुनना चाहते हैं? क्या है मसला, क्या है? गाना सुनना चाहते हैं तो कौन सा सुनना चाहते हैं यार? गाना तो कल हो गया वहां पे कॉन्सर्ट। नहीं, गुनगुनाने का कह रहे हैं, वो गाने का नहीं कह रहे। चले, आपके लिए कुछ गुनगुना देता हूं जाते जाते, लेकिन आप लोग साथ गाएंगे फिर, ठीक है? क्योंकि गाना सबको चाहिए। मेरा तो एम्बिशन है कि मैं आ जाता हूं, सामने आता हूं। मेरा ये ख्वाब है कि हमारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में, दो चीजें मुतारिफ कराई जाएं। और मैं ये गारंटी करता हूं कि अगर ये हो जाए तो बहुत फर्क पड़ेगा। एक, म्यूजिक की तालीम जो है वो बचपन से देनी चाहिए, बिकॉज सी एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी एंड म्यूजिकल नोट्स आर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, सो आर द कलर्स, द ग्रेडियंट्स। और दूसरी चीज है माइंडफुलनेस, कि अपने इमोशन से, अपने आप से, दूसरों से कैसे डील करना है। क्योंकि जितना भी हम सब कुछ पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, असल में उसका एंड पर्पस तो ये है ना कि हम लोग खुश रहें जिंदगी में, और खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। तो अगर हम इतने सक्सेसफुल होके, इतने अमीर होके, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, खुशी नहीं है तो फायदा क्या है? तो द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जाते जाते मैं कुछ और गाने लगा। कौन सा? झूम के चल दिल मेरे, चल दिल मेरे, चल दिल मेरे। चलो, ओके। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी, लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी, लोग लुटेरे। चल दिल मेरे। दौलत पुजारी, हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवा सवारी। दौलत पुजारी, हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवा सवारी। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी, लोग लुटेरे। चल दिल मेरे
Thank you so वेरी much. Thank मच। एक मिनट सर, अब हम उनको बुलाएंगे जिन्होंने ये मेला सजाया है। बहुत सारी तालियां अली जफर के लिए और अहमद शाह साहब के लिए। Thank you so much. इनके लिए वाकई बहुत सी तालियां होनी चाहिए। अच्छा अली, जुल्फी साहब। अली अली, ये जो तुम लुटेरों की तरफ इशारा कर रहा था ना, वहां तो विक्टिम बैठे हैं, तो जहां लुटेरे बैठे हैं उधर इशारा होना चाहिए। देखो, जैसे कि मैंने पहले कहा टॉक में, दूसरों को ब्लेम नहीं करना, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या कोई भी हो। आपकी किस्मत आपके अपने हाथ में। जिस दिन आप बदलना चाहोगे बदल दोगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। स्टॉप डिपेंडिंग ऑन अदर पीपल। They can't give you what you need. You will have to take it yourself and create it. So, जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे खुशी इस चीज की है कि जो एक तो ये कि लाहौर में एक अलहमरा सेंटर और जो इसमें रौनक लगी है यहाँ पे इस बहार में, उसके लिए खास आपको भी दाद है, आपको सब भी बहुत दाद है, आपकी सारी टीम को दाद है। मौसीकी, लिटरेचर, अदब, इसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, सारे जवाब। लेकिन चूंकि आपका सारा टाइम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लगा रहता है और किताबों से हम बहुत दूर जा चुके हैं, इसलिए इस्तराब भी बढ़ेगा। सुकून चाहते हो तो किताब खोल लो। थैंक यू वेरी मच अली। थैंक यू अली।